नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 4 बजे की 4 बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे 2024 की चुनावी तैयारियों की, जिसके लिए अखिलेश यादव ने 36 सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष को लेकर भी अखिलेश यादव मुखर होकर हिंदुवादी संगठनों के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जबकि 2024 की सियासी पिच पर राजभर अपनी बैटिंग करने की तैयारी तो कर रहे हैं, बस एक अच्छी पिच के फिलहाल इंतजार में है। वैसे तो जून की गर्मी के साथ साथ सियासत भी लगातार अब तेज होती जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम खबरों को जानेंगे विस्तार से। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। तो सपा कार्यालय पर बैठकों के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट चुकी है। पहली बार सपा ने लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। वही पार्टी ने 36 सीटें चिन्हित की हैं, जहां पर सपा लगातार काम कर रही है। वही इस बार सपा कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। सूत्रों के मुताबिक कुछ सीटों के प्रभारी भी उम्मीदवार हो सकते हैं और सूत्रों की माने तो कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं और जौनपुर की सीट पर यादव परिवार के सदस्य उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं इन सीटों पर धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव के साथ ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ डिंपल यादव इन सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के कुछ संभावित उम्मीदवार भी लगभग तय हो गए हैं। तो देखिए, 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और लगातार बैठकों का दौर जारी था। लगातार सपा कार्यालय पर बैठकें देखने को मिल रही थी। तो इसी बीच सूत्रों के हवालों से जो लगातार खबर हम तक पहुंच रही है वो ये है कि 36 सीटें ऐसे हैं जहां पर सपा ने गुपचुप तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो इस खबर पर सीधा रुख करते हैं गौरव का, जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, आम चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और लगातार सपा सुप्रीमो बैठक कर रहे हैं, चुनावी रणनीति को भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बैठक में गुपचुप तरीके से 36 सीटों के उम्मीदवारों का कहीं ना कहीं ऐलान हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। आखिर इन 36 सीटों के उम्मीदवारों के पीछे जो ऐलान किया गया है, इसका आधार क्या रहा है? देखिए मुस्कान, चुनाव में समय कम है और आम चुनाव के माध्यम से तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी जो कि लगातार यहाँ पर रण हार रही है, 14 चुनाव हारी, 17 चुनाव हारी, 19 चुनाव हारी, 22 चुनाव हारी, और यहाँ पर चूंकि निकाय चुनाव में भी प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। 17 की 17 मेयर सीटें यहाँ बीजेपी जीत कर आई है। उसके बाद कहा जा रहा था कि अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो नए सिरे से पार्टी को जीवंत करने का प्रयास उत्साह के साथ, और सबसे पहले जो बीजेपी का चुनावी मोड होता है, 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली जो रणनीति है, पहले से बनाने वाली जो रणनीति होती है, पहले से नाम तय कर उन पर काम करने वाली जो रणनीति होती है, उसी पटकथा पर चलते हुए अखिलेश यादव भी अपने उम्मीदवारों को नमसम बता चुके हैं कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है। क्योंकि अगर हम बात करें इटावा की बात करें, चाहे मैनपुरी की बात करें, चाहे यहाँ पर कन्नौज की बात करें, चाहे आजमगढ़ की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, जो तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं, जानकारी के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो परिवार है, यादव परिवार है, जो अखिलेश यादव का जो एक कुनबा है, उसके यहाँ पर लोग उतारे जा सकते हैं। चाहे डिंपल यादव की बात करें, चाहे आदित्य यादव की बात करें, चाहे शिवपाल सिंह यादव की बात करें, चाहे धर्मेंद्र यादव की बात करें, यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर मौका दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभवी लोगों को मौका दिए जाने की उम्मीद है। जैसा कि लगातार सूत्र भी बता रहे हैं कि 36 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में 36 सीटें ऐसी रही हैं गौरव, जो सपा का गढ़ माना जाता है, या उन 36 सीटें भी शुमार हैं जिनमें सपा कहीं ना कहीं छोटे मोटे अंतर से चुनाव हार चुकी थी। ऐसे में जो नाम सामने आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर यादव परिवार है। तो यादव परिवार के क्या कोई नए सदस्य इस चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, यहाँ पर नाम नहीं आ रहे हैं। ये तमाम नाम ऐसे हैं जो कि चुनाव लड़ चुके हैं। चाहे शिवपाल सिंह यादव की बात करें, अनुभवी चेहरा है, राष्ट्रीय महासचिव में। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव की बात करें, सांसद रह चुके बदायूं से। इसके अलावा अगर हम डिंपल यादव की बात करें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी है, कन्नौज की पूर्व सांसद है। इसके अलावा अगर हम बात करें आदित्य यादव, तो शिवपाल सिंह यादव के यहाँ पुत्र है। तो कहीं ना कहीं जो अनुभवी नाम है, जो उनके नाम है, वो महत्वपूर्ण है। सभी नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आप को अनुभव के नाम पे और चाहे व्यवस्था के नाम पे अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। तो इनकी सीटों का लमसम
लमसम तय है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देखा था कि आजमगढ़ में जिस तरह से 10 सीटें बीजेपी हारी थी और समाजवादी पार्टी वहाँ 10 सीटें जीत कर आई थी, उससे अखिलेश यादव ने मैं देखा था कि करहल सीट के लिए वहाँ पर उन्होंने अपनी जो सांसद थी आजमगढ़ से वो छोड़ दी थी, उसके बाद बीजेपी वहां पर जीत कर आई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव का यही सोचना होगा कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हमारे जो लोग हैं उनको बड़ी सीटों पर उतारा जाए। पश्चिम यूपी में जिस तरह से बीजेपी का डैमेज कहा जा रहा है, वहां पर किस तरह से प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कान, यहाँ पर जब गठबंधन की बात होती है तो अखिलेश यादव भी सोच के बैठे हैं कि लगभग 40 से 45 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे अगर गठबंधन होता है। अगर गठबंधन नहीं होता तो अखिलेश यादव यहाँ सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तैयारी यहाँ पर 36-40 सीटों की हो चुकी है और जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी हैं जो विधायक हैं, बेहतर काम किया है, वो प्रत्याशी भी है जो प्रभारी रहे हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 47 सीट से या 111 सीटों पर लेकर आए थे, वो लोग भी शामिल हैं। कुछ असंतुष्ट लोग भी शामिल हैं जिनको विधायक का टिकट नहीं मिला था, उनको भी यहाँ मौका दे सकता है। इसके बाद तमाम बड़े नाम समाजवादी पार्टी में है, इसको यहाँ मौका मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अखिलेश यादव 24 चुनाव को लेकर कोई भी कोताही बरतते नजर नहीं आ रहा है और पूरी मेहनत के साथ, पूरी रणनीति के साथ, यहाँ तक कि सॉफ्ट हैंडऑफ की बात भी यहाँ पर हो रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं नैमिषारण्य से उन्होंने अभियान की शुरुआत की, लोग जागरण यात्रा भी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में आदिपुरुष पर जिस तरह समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आदिपुरुष के जो निर्देशक हैं उन पर हमलावर हो रही है, स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं बेहतर अखिलेश यादव के सामने रणनीति कहीं ना कहीं जो आम चुनाव है वो करो या मरो जैसी स्थिति का चुनाव है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि लगातार चुनावों में मिल रही हार कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही है। लेकिन गौरव, अभी जिस तरीके से ये 36 संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें सांसदी का टिकट दिया जा सकता है, तो क्या लगता है गौरव इस बार नए चेहरों को पार्टी मौका देती हुई दिखाई देगी और कौन कौन से ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको टिकट नहीं मिल सकती है? देखिए मुस्कान, यहाँ पर टिकट जिनका प्रदर्शन खराब रहा है, जो जीत कर नहीं आ पाए, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रहे हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलने की उम्मीद कम है। मैंने आपको बताया पहले भी, असंतुष्ट जो लोग हैं उनको यहाँ मौका दिया जा सकता है। और जो समाजवादी पार्टी के बड़े नाम हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चाहे मनोज पांडे की बात करें, जूही सिंह की बात करें या तमाम अन्य नामों की बात करें, इनको यहाँ मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर हम विधायकों की बात करें तो तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, उनको भी यहाँ पर उम्मीद पूरी जताई जा सकती है। और इसके अलावा जो गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन में जाएंगे, वहाँ पर भी तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर उन सीटों पर चुनाव बेहतर लड़ने का प्रयास करेगी जहाँ पर हार के आई है। समाजवादी पार्टी की भी यही रणनीति रहेगी, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो यादव बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर एमवाई फैक्टर सक्रिय रूप से हावी है, पहले यानी व्यवस्था वहाँ की देखी जाएगी और मेरे ख्याल 36 से 40 सीटें उन्हीं क्षेत्रों की ज्यादा यहाँ देखी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी ने, तो बीजेपी ने भी तमाम सीटों को एक हिसाब से रेड जोन में रखा है और बीजेपी ने जिन सीटों को रेड जोन में रखा है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल यादव बाहुल सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की भी रणनीति रहेगी कि उन सीटों पर विशेष महत्व देखते हुए तमाम अनुभवी चेहरों को और उन चेहरों को उतारा जाए जो आने वाले समय में आम चुनाव में जीत दर्ज कर सके। ठीक है गौरव, एम समीकरण के साथ अब अखिलेश यादव पीडीए समीकरण की बात कर रहे हैं। पीडीए समीकरण कितना फायदेमंद हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए गौरव? देखिए यहाँ पर समीकरण की बात करें मुस्कान, तो समीकरण अहम है, चाहे हम पीडीए की बात करें और चाहे हम यहाँ पर अन्य वर्गों की बात करें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति को बदलती चली आ रही है। एमवाई फैक्टर उनका परंपरागत वोट बैंक है, उसके बाद हमने देखा है स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी आरक्षण पर लगातार बोलते चले आ रहे थे, फिर हमने देखा जाति जनगणना पे भी ये पार्टी आगे बढ़ती चली आ रही थी। उसके बाद हमने देखा है कि अखिलेश यादव अमेठी जाते हैं, रायबरेली जाते हैं, वहां पर काशीराम की प्रतिभा का वहां पर अनावरण करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस पर कटाक्ष करते हुए ओबीसी वर्ग की यहाँ बात करते हैं। तो निश्चित रूप से मुस्कान, यहाँ पर तमाम तरह की रणनीति बन रही है और प्रयास केवल ये है कि परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था ये देखनी है कि हमको जो अन्य वर्ग हैं वहां से लगानी है। क्योंकि हम देख रहे हैं ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग भी बीजेपी के साथ लगातार देखा जा रहा है, उस वर्ग से लगाने की अखिलेश यादव की मुख्य यहाँ पर विशेषता होने वाली है। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं
यूपी में फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद अब गहराने लगा है। विरोध प्रदर्शनों के साथ साथ इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस मामले में जोरदार तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एजेंडे वाली मनमानी फिल्मों को प्रमाण पत्र आखिर कैसे दिए जाते हैं। सेंसर बोर्ड पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाल के समय में अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। हिंदुवादी मसलों पर अब वो मुखर होकर बोल रहे हैं। पिछले दिनों सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इटावा में भगवान राम की प्रतिमा स्थापना के दौरान कहा था कि राम सबके हैं। तो आदि पुरुष पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं अब अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले पर अपनी राजनीति करते हुए नजर आए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आखिर ये एजेंडे वाली मनमानी फिल्म बनाने की फिल्म मेकर्स को कौन सलाह देता है। तो सीधा रुख करते हैं गौरव का इस खबर पर, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, लगातार आदि पुरुष विवादों में गहराती जा रही है। ऐसे में बीते दिनों मनोज मुंतशिर ने कहा कि फिल्म के विवादित डायलॉग हटा दिए जाएंगे, और अगर फिल्म के विवादित डायलॉग किसी हफ्ते तक हटा दिए जाएंगे गौरव, तो क्या ये फिल्म बड़े पर्दों से भी हटेगी? देखिए यहाँ पर डायलॉग जो आए हैं वही विवाद का कारण है। पहले भी हमने देखा है कि इसके चित्रण को लेकर, आभूषण को लेकर, वेशभूषा को लेकर विवाद उठा है और फिर ये फिल्म विवादों में आ रही है। कहीं ना कहीं मुस्कान, ये यहाँ पर हम सॉफ्ट व्यवस्था देखते हैं कि हिंदू ग्रंथों से जुड़ी कोई फिल्म हो, या हिंदी कर्मकांडों से जुड़ी कोई फिल्म हो, या हिंदी जो देवी देवताओं से जुड़ी कोई फिल्म हो, उसमें बहुत उत्साह यहाँ पर जो हमने देखा है कि मजाक बनाया जाता है। तमाम फिल्में ऐसी रही है जिसको लेकर लगातार बात कही जाती है और ये बात स्पष्ट करती है कि हिंदू धर्म से जुड़ी कोई फिल्म होती है उस पर खुलकर मजाक बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब कार्रवाई होनी जरूरी है। यहाँ केवल डायलॉग हटाना केवल अहम नहीं है। मनोज मुंशी पर जिस तरह विरोध हो रहा है, लोग उनसे माफी मांगने की बोल रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझ के एक एजेंडा चलाने के तहत यहाँ पर जानबूझ के इस तरह फिल्में बनाई जा रही हैं जिससे हिंदू धर्म का अपमान हो। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ मुस्कान ये है कि एक एजेंडा को अलग हम कर देंगे, पर यहाँ पर एक बात और भी है कि जहाँ पर एक तरह विपक्ष इन बातों पर गंभीरता से नहीं लेता था और केवल हिंदूवादी संगठन और बीजेपी इन तमाम मामलों को गंभीरता लेती थी, चाहे वेशभूषा की बात हो, चाहे आदि पुरुष की बात हो, चाहे पद्मावती को पद्मावत करने की बात हो, और चाहे हाल में जो काली फिल्म आई थी उसकी बात हो, या अभी हाल में जिस तरह से पठान फिल्म के गाने पर भगवा जो बिकिनी पहनी हुई थी उसको लेकर भी लगातार बीजेपी द्वारा कटाक्ष किए गए। पर हम देख रहे हैं जो आदि पुरुष वाला मामला है, इस पर विपक्षी दल भी यहाँ पर उस फिल्म का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सॉफ्ट मिनट की तरफ भी विपक्ष यहाँ पर जा रहा है और विपक्ष का विरोध स्पष्ट करता है कि शायद ये सोची समझी रणनीति है और रणनीति 24 की रणनीति है। यहाँ फिल्म का विवाद अलग बात है, डायलॉग अलग बात है, और मनोज मुंशी की जो कमी है वो अलग बात है। उनकी जो जिस तरह उन्होंने यहाँ पर अपने आप को अलग दिखाते हुए एक नई तरह के डायलॉग रखे हैं, कहीं ना कहीं वो पात्रों के चित्रण के साथ न्याय नहीं है। क्योंकि लेकिन देखिए गौरव, अगर हम द केरला स्टोरी पर एक बार रुक करें तो उस पर जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने खुलकर बोला था कि सभी को इस मूवी को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो सामाजिक समस्या है उससे पीड़ित होकर ये मूवी बनाई गई है। अब ऐसे में आदि पुरुष लगातार विवादों में घिरती जा रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस मूवी को लेकर के राजनीति कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या माना जाए इसको? देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया यहाँ पर आ चुकी है मुस्कान, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो बातें कही हैं हिंदूवादी संगठन भी इसको बोल सके हैं। हाँ, हालांकि अगर बात करें कि प्रतियोगिता की या स्पर्धा की या इसका विरोध करने की बात की तो वहाँ पर फिलहाल विपक्ष यहाँ पर हावी दिखाई जा रहा है, और निश्चित रूप से शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लेते हुए काम कर रही है। अगर बात करें यहाँ पर तो तमाम डिबेटों में इस बात उठाई गई है और तमाम बयानों के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है कि मनोज मुंशी ने जो किया है वो कहीं ना कहीं क्षमा योग्य नहीं है। केवल माफी यहाँ पर उसका उपचार नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी देखे हैं तमाम तरह की फिल्में ऐसी बनी है जिस पर हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मजाक उड़ाना जो बंद करना चाहिए। खासतौर बॉलीवुड में तमाम ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें गलत चित्रण दिखाया जाता है। आदि पुरुष आज चर्चा में नहीं आई है, आज विवादों में नहीं आई है। इसके पहले भी वेशभूषा को लेकर, चित्रण को लेकर उसमें विवाद थे कि उसमें तमाम चीजें ऐसी थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। भगवान राम के चरित्र को वहां दिखाने वाला चित्रण आदि पुरुष फिल्म करती है, पर वहां पर जिस तरह डायलॉग है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के जो पात्र हैं या जो जिस फिल्म की जो कथानक है
उसको खराब करते नजर आते हैं। ठीक है, मैं देखा लेकिन है, गौरव इससे यहाँ पहले दो रावण सवाल सागर ने जानने रामायण काफी बनाई अहम थी, हो जाते हैं। देखिए, उसमें बहुत पहला तो तरीके ये से कि बहुत लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जो राजनीतिक दल है वो भी अब इस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। पहला सवाल गौरव ये है कि आखिर अभी ये फिल्म किन किन थिएटर्स में और कितने पर्दों पर लगातार लोग जो दर्शक है वो देखने पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से बीते दिनों मनोज मुंतशिर ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक हम सभी डायलॉग्स को बदल देंगे जो भी विवादों में घिरे हैं। ऐसे में अगर एक हफ्ते तक ये फिल्म अगर डायलॉग्स बदले जाएंगे तो क्या ये बड़े पर्दे पर यूं ही दर्शकों को दिखाई जाएगी या फिर बड़े पर्दों से भी हटा दी जाएगी? देखिए, अभी तमाम संगठनों ने यहाँ विरोध किया, हालांकि पिक्चर हटा ही नहीं गई है। अगर हम बात करें पिक्चर की, तो नेपाल में यहाँ पर पिक्चर को बैन कर दिया गया है और कहा गया जब तक डायलॉग नहीं बदलते तब तक ये फिल्म हम नहीं दिखाएंगे। उसके अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा पोस्टर चलाया गया, लगातार विरोध किया गया। फिलहाल अभी फिल्म कहीं भी थिएटर से हटी नहीं है, फिल्म चल रही है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ विशेषता के रूप से वहाँ पर एक कुर्सी, एक सीट वहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर लगाकर उनके लिए निर्धारित भी की गई थी। चर्चा में फिल्म आई थी, पर जिस तरह से डायलॉग है उसको लेकर फिर विवाद यहाँ छिड़ गया। मुस्कान, अभी एक हफ्ते के अंदर ये डायलॉग बदल जाएंगे या क्या कुछ होगा वो आने वाले समय में बताएगा। फिर हम बिल्कुल ठीक है गौरव, आने वाला समय तो दिलचस्प होगा बेहद दिख रहा है, क्योंकि मनोज मुंतशिर ने कहा है कि एक हफ्ते का समय तकरीबन हमने लिया है मूवी के सारे विवादित डायलॉग्स को बदलने के लिए। फिलहाल गौरव, बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन क्या रहा है आज तक का? देखिए मुस्कान, अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बीते 2 दिन तक 149 करोड़ की यहाँ पर फिल्म ओपनिंग कर चुकी थी। उसके अगर बात करें तो 230 करोड़ का अभी तक कलेक्शन इस फिल्म का हो चुका है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कान ये है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर बायकाट कर रहे हैं, विरोध की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर फिल्म के कलेक्शन पे असर पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर मुस्कान, तमाम लोग, मैं आपको एक अलग से बात बताऊँ, तमाम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि मनोज मुंतशिर की यहाँ पर माफी से मांग नहीं बनेगी, बल्कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसे एक पैगाम और एक संदेश यहाँ पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को जाए, सेंसर बोर्ड को जाए कि अगर हिंदू देवता से संबंधित कोई भी इस तरह की कथानक को अगर वो वरीयता देंगे, उसको रिलीज कराएंगे, तो उनको भारी हर्जाना देना पड़ेगा और शायद सजा भी भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, वही लोकसभा चुनाव से पहले हर एक पार्टी ने सियासी पिच पर अपनी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया है। वहीं गठबंधन का खेला भी शुरू हो गया है, तो कई बैठकों से कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने की कवायद हो रही है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब केंद्र की राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसी के साथ ओपी राजभर गठबंधन को लेकर भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राजनीति के महीन खिलाड़ी माने जाते हैं। जहां एक तरफ वो सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्षियों पर हमलावर नजर आते हैं, तो वही सभी विपक्षी दलों सपा, बसपा, कांग्रेस, जदयू, रालोद को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान भी करते हुए दिखाई देते हैं और सभी के एक साथ आने के बाद खुद की उपस्थिति दर्ज कराने की बात भी दोहरा रहे हैं। वही अंदर खाने भले ही उनकी साठगांठ बीजेपी से चल रही हो, लेकिन राजभर सार्वजनिक रूप से कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो राजभर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमको 10% की सीटें नहीं मिलेंगी तब तक हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कभी ओम प्रकाश राजभर विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ये भी बयान देते हैं कि भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक तरफ आना पड़ेगा। सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, कभी ओम प्रकाश राजभर विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर ये भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। आखिर ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं राजभर? देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार ओम प्रकाश राजभर अपनी किसी न किसी बयान से मीडिया में चर्चा का विषय जो है वो बने रहते हैं। जिस तरीके से उनके बेटे की शादी के समारोह में तमाम बड़े नेता गए थे और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई थी कि जयंत चौधरी इस समारोह में पहुंचे हुए थे। इसके बाद एक बात आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन लगातार राजभर इस बात का खंडन करते रहे कि उनकी कोई भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं हुई है। लेकिन सियासी गलियारों में ये चीजें लगी रहती हैं, सच्चाई से सभी वाकिफ है, मुलाकात हुई या नहीं हुई ये अब अलग का विषय है। लेकिन चर्चा जिस बात की बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और सुभाष सभा के बीच जो है ये गठबंधन अब लगभग पक्का मान लिया गया है, बस मुहर लगाने की देर है।
और जिस तरीके से सुभाषपा ने पूर्वांचल की सीटों पर अपने समीकरण साधे हैं, चाहे बात की जाए तो गाजीपुर, घोसी, मऊ से लेकर तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पे सुभाषपा जो है वहाँ उसकी मजबूत पकड़ है, जनाधार उसका ज्यादा बना हुआ है। तो इसकी अनदेखी जो है वो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अभी विवेक, आपने जिक्र किया कि जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी को अनदेखा कोई नहीं कर सकता है क्योंकि पूर्वांचल में उनकी खासी पकड़ है। लेकिन देखिए विवेक, क्या ये माना जाए कि पूर्वांचल का किला फतह करने के लिए राजभर का साथ होना जरूरी है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो? देखिए, अगर बात की जाए तो 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे, लगभग 17-18 महीना सरकार में थे, मंत्री थे, उसके बाद भाजपा का साथ छोड़ा और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के साथ गए। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा मिला। उसके बाद ये सपा के साथ आए तो समाजवादी पार्टी को भी फायदा मिला। और जो आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, उसमें सुभाषपा का काफी अहम रोल था, ओम प्रकाश राजभर का काफी अहम रोल था। अब जिस तरीके से पूर्वांचल में सुभाषपा अपना वर्चस्व बढ़ा रही है तो कहीं ना तो ये सपा चाहेगी कि इनके वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सुभाषपा के वजह से जो पूर्वांचल का एरिया है, जहां से खुद सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, पूर्वांचल में अच्छा खासा उनका गढ़ रहा है, कई साल से गोरखपुर सांसद रहे और जब इनकी हिंदू युवा वाहिनी उस समय कार्यरत थी, जब ये सांसद थे तो पूर्वांचल में अच्छी खासी पकड़ हिंदू युवा वाहिनी की थी। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ये भी नहीं चाहेंगे कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को जो है वो झटका लगे, इसलिए राजभर का साथ सभी की कहीं ना कहीं एक मजबूरी बन जाती है। और जो बात कही जा रही है कि तकरीबन 2 या 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी राजभर को देने को तैयार है, 2 या 3 सीटों पे बातें लगभग कंफर्म हो गई है, बस हाईकमान की तरफ से मुहर लगने की देरी है कि ये 3 सीटें जो है वो कब इनको दी जाए। बात की जाए तो जिस प्रकार से मऊ की बात हो रही है, चंदौली की बात हो रही है, गाजीपुर की बात हो रही है, तो तकरीबन 2-3 सीट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी राजभर को देना चाहती है। लेकिन राजभर ने अपने बयान में साफ तौर पर कह दिया है कि तकरीबन 10% उनको चीजें इसमें चाहिए। 10% मतलब 80 लोकसभा का 8 सीटें, यानी 8 सीटों पे वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, वो 8 सीटों की मांग पे डटे रहेंगे। अब जहां वो उनको 8 सीटें मिलने को जाएंगी वहां राजभर अपना पाला वो है बदल सकते हैं। लेकिन देखिए विवेक, विधानसभा में 6 सीटें जीतने वाले राजभर अब ये कह रहे हैं कि उन्हें लोकसभा में तकरीबन 10% की सीटें चाहिए। तो क्या सहमति बन पाएगी इस पूरे सीटों के समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अंदर खाने की ये बात है कि 8 से 10 सीटों की बातों पर सहमति कहीं भी नहीं बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी खुद सुभाषपा को इतनी ज्यादा सीटें नहीं देगी और न ही समाजवादी पार्टी का मूड इस प्रकार का है कि वो सुभाषपा को 8 या 10 सीटें दे। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटों पर तैयार हो गई है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना आखिरी दाव खेलने को तैयार है कि अगर उनको 5 से ऊपर 6 से ऊपर सीट ऑफर की जाती है तो हो सकता है वो जो विपक्षी एकता है, जो सभी विपक्ष एक मंच पे आ रहे हैं, वहां वो जा सकते हैं। लगातार कई बार बयान दे चुके हैं कि अगर संपूर्ण विपक्ष एक होता है तो हम जरूर इस बैठक में हिस्सा लेंगे और विपक्ष के साथ आएंगे। लेकिन उनकी शर्त यह है कि कांग्रेस सहित बहुजन समाजवादी पार्टी भी इस मंच में एक साथ होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिना बहुजन समाजवादी पार्टी के कोई विपक्षी एकता तैयार नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लेकर कोई भी पार्टी की कोई सलाह नहीं बन पा रही है, क्योंकि अक्सर राजभर को ये लेकर कहा जाता है कि वो थाली का बैंगन है, उनको जहां फायदा दिखता है वो उसी तरीके से खुद की पार्टी को और खुद को ढाल लेते हैं। तो जून के महीने में यूपी की जनता गर्मी से परेशान है, कई हीट वेव से लोगों की जान जा रही है तो कहीं बिजली लोगों का पारा बढ़ा रही है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लू की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध हो, मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए, लापरवाही से अगर मौत होती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच परिवहन मंत्री ने एक विवादित बयान भी दे दिया है, पहले वो भी सुनिए। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी में थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल
60 साल से ऊपर के लोग ही हैं। तो ये जनरली होता है और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपने ये सुना परिवहन मंत्री का बयान, जिन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब गर्मी से इतनी मौतें हो रही हैं। पिछली सरकारों में भी गर्मी से इतनी मौतें हुई थी, लेकिन इस बार इसको ज्यादा तूल दी जा रही है। यानी कि गर्मी से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तूल दे रही है। सीधा रुख करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, जून के महीने में लगातार जो गर्मी है वो लोगों को काफी परेशान कर रही है। फिलहाल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज क्या है सुहानी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो गर्मी है, कहीं ना कहीं भीषण गर्मी, एक हाहाकार मच गया है पूरे जो पश्चिमी जो उत्तरी भारत है उसमें। कहीं ना कहीं इस बार जो गर्मी है अपनी प्रचंड रूप दिखा रहा है, क्योंकि गर्मी तो हर साल होता है, लेकिन इस बार की जो गर्मी है वो जानलेवा होती दिखाई दे रहा है। बात करें आपको बलिया और उत्तर प्रदेश की, वहीं बिहार की बात करें तो कई लोगों की जान भी जा चुकी है। और इसमें जो आंकड़ा बताया जा रहा है 57 से 40 लोगों की आंकड़ा बताया जा रहा है। इसमें तमाम जो है सुविधाएं जो है राज्य सरकार से दिया जा रहा है। लेकिन बता दें आपको मुस्कान की, इस वक्त की जो गर्मी का जो पूरा मौसम बताया जा रहा है कि मौसम विभाग से बताया जा रहा था कि आज 19 जून से थोड़ा सा राहत मिलेगा। तो आप देख सकती है कि इस बार थोड़ा सा हवा हो रही है, लेकिन थोड़ी गर्मी भी है। और लू, जो हवा के साथ जो लू चल रहा है वो जानलेवा है, क्योंकि मैंने अभी तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लू है कहीं ना कहीं जो आम जनता के लिए बहुत बड़ा एक कहर के रूप में बन के आ रहा है। मौत जानलेवा जो गर्मी इस पर बन गया है, इस पर काबू पाना बहुत ही मुमकिन हो गया है। और बताया जा रहा है कि इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो जिस तरह चाहिए उस तरह से सुविधाएं राज्य सरकार से नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए सुहानी, अभी आपने जिक्र किया कि जो लू है उससे लोग काफी परेशान है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सख्त निर्देश दिए हैं कि लापरवाही से अगर किसी की मौत होती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ये कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब गर्मी से इतनी मौतें हो रही हैं, पिछली सरकारों में भी ऐसी ही मौतें होती थी। जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो प्रचंड गर्मी इस बार है, कहीं ना कहीं इस पे जो विपक्ष पार्टी जो है वो भी बलिया में जो मौतें हुई है उसको लेकर जो अखिलेश यादव उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि तमाम की किस तरह से ये अब जो राज्य सरकार है, जो बीजेपी सरकार है वो काबू नहीं पा रही, ना ढंग से बिजली दे पा रही है, ना स्वास्थ्य में कोई उपचार दे पा रही है। वही जो परिवहन राज्य मंत्री है उन्होंने भी इस पर ट्वीट करके कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार गर्मी होती है और जो मौत की जो दरें होती है वो गर्मी में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कई बयानबाजी जो है वो आते ये इस बार गर्मी पर होती रह रही है। लेकिन मुस्कान, आपको बता दें कि हमने अभी खुद जाके जो अस्पताल में है उसमें से उनके जो डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ के जो अस्पताल है उसमें ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तमाम सुविधाएं जो हैं वो जो मरीजों को दे रहे हैं, और इस पे ऐसा कोई केस अभी हमको देखने को नहीं मिला है। वही बात करें बलिया की मुस्कान, तो बलिया के स्वास्थ्य जहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ से बलिया के जो स्वास्थ्य जो टीम है वहाँ पहुंची है, वहाँ पे उपचार चल रहा है। लेकिन जो आंकड़ा बताया जा रहा है मृत्यु दर की लू से, लेकिन वो गलत है। और वही जो अधिकारी जो बताया है कि लू के वजह से 50 लोगों की मौत हो गई है, उन अधिकारियों को ट्रांसफर भी कर दे, क्योंकि ये सही नहीं है। कई ऐसे बीमारी आप देख सकती हैं कि 60 से 70 साल के जो व्यक्ति हैं उनकी मौत दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लू से तो नहीं कहा जाएगा, कई बीमारियां भी हो सकती है मुस्कान। तो इसको लेकर तमाम जो विपक्ष पार्टी है वो बीजेपी को घेर रही है, केंद्र सरकार को इस पे घेर रही है। तो इसे साफ कहा जा रहा है कि जो गर्मी हर साल आती है, लेकिन इस साल की जो गर्मी है प्रचंड रूप से देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सुहानी, विपक्षी पार्टियों का घेरना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि ये पहले ही कहा जा रहा था कि इस बार भारत में अल नीनो का असर देखने को मिलेगा। अल नीनो के असर की वजह से कुछ प्रदेशों में बाढ़ बारिश की स्थिति होगी, तो कुछ प्रदेशों में सूखे जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अगर ये एडवाइजरी पहले से जारी कर दी गई थी तो आखिर प्रदेश की सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्योंकि ना तो सड़कों पर पेयजल की व्यवस्था है, ना ही शेड्स देखने को मिलते हैं सड़कों पे। जी मुस्कान, आपको बता दें कि हमने आम जनता से खुद बात करने की कोशिश की। आम जनता का साफ तौर पे कहना है कि जो योगी सरकार है वो तमाम इस पे बैठकें करते हैं, और हमने खुद सुना है कि वो बैठकें करते हैं और इस पे तमाम जो सुविधाएं देने के लिए आम जनता के लिए बात करते हैं। लेकिन जो उनका अधिकारी है, आम जनता का ये भी कहना है कि जो उनके अधिकारी है वो हमें ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपील भी किया है कि योगी जी से कि इस पर हमारे अधिकारियों से बात करें, जो हमें सुविधाएं हैं गर्मी के दिन में अपने जो सुविधाएं देते हैं, पेयजल का सुविधाएं देते हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं तो वो सुविधाएं दें, और जो बिजली की कटौती है उस पर भी बात
बात करें तो जो योगी सरकार इस पे बैठकें तो करती है, लेकिन बीच में आखिर अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अब योगी सरकार को इस पे बैठकें करके बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब पहले से ये अलर्ट कर दिया गया था तो कहीं ना कहीं इस पे अधिकारियों का ये क्या अपना राजनीतिक कर रहे हैं या क्या दिखाई दे, ये तो अब आगे आने वाला वक्त बताएगा मुस्कान। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो इसे पूरी तरह से जो बीजेपी को घेर रही है और इस पे निशाना भी साध रही है मुस्कान। लेकिन इस बार की जो गर्मी है, बिल्कुल देखिए उस पे सुहानी, जो काबू इस पाना मुद्दे पर कहीं ना मुश्किल होते कहीं जा रहा है राजनीति और करना जी। बेहद ही गलत होगा, क्योंकि जो गर्मी से हर एक आदमी परेशान है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किसी भी तबके का युवा क्या युवती हो। लेकिन सुहानी, क्या आगे आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से राहत कब तक मिलती हुई दिखाई देगी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये गर्मी से राहत जो मौसम विभाग है वो कई राज्यों में जो है अलर्ट जारी कर दिया है हीट वेव का। उनका साफ तो कहना है कि 20 से 21 तक आज का उन्होंने लास्ट दे दिया क्या कि आज कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में आज बारिश भी हुआ है, कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ा सा राहत मिला है। वहीं गुजरात राजस्थान में कई बिपरजॉय के चलते वहाँ पे जो बारिशें हो रही है उससे थोड़ा कहीं ना कहीं राहत है, क्योंकि इस बार की जो गर्मी है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गई थी और बिपरजॉय की वजह से कहीं ना कहीं राहत भी मिली है, तो कहीं वहाँ उससे नुकसान भी हुआ है। तो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि लगातार जो जनता है वो गर्मी से ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि 12 बजे के बाद अगर लोगों को कोई जरूरी काम नहीं हो तो वो घरों से बाहर ना निकले। लेकिन ऐसे में जो सरकार है उनकी तरफ से कोई भी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं की गई है, क्योंकि आम आदमी अब लगातार यही शिकायतें करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों ने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार की तरफ से अगर आदेश दिए गए हैं तो अधिकारियों ने उसे लागू नहीं किया है। यही वजह है कि जो गर्मी है उससे लोग काफी ज्यादा परेशान है। जहां एक तरफ गर्मी की मार तो लोग झेल ही रहे हैं, तो वही जो बिजली की सप्लाई जो बाधित हो रही है, जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है, उससे भी जनता का हाल बेहाल है और लगातार कई जनपदों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।